हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 13। इससे पहले ऑलरेडी हमने 12 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सिंपल सा सवाल है, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। बताना है वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 70%, 78%, 80%, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक होता है N2। ठीक है, और इसकी मात्रा होती है वायुमंडल में 78.08%। ठीक है, समथिंग हम लोग 78% लेके चलते हैं। वहीं बात करें ऑक्सीजन का, जिसका रासायनिक प्रतीक O2 होता है। ठीक है, और इसकी मात्रा है वायुमंडल में 20 माफ़ कीजिएगा 95%। ठीक है, अप्रोक्स इसे हम 21% मान सकते हैं। ठीक है, आर्गन का पूछा जाता है, आर्गन का प्रतीक होता है AR और इसकी जो मात्रा है वायुमंडल में वो है 0.93%। अप्रोक्स 1% भी अगर ऑप्शन में है तो टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो CO2 का भी याद रख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का के बारे में भी। इसकी मात्रा है वायुमंडल में 0.036%। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। इसका सेंसर फिलहाल है हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 78% वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति या प्रतिशत। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। 19%, 10%, 21%, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऊपर ही बता चुके थे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21%। ठीक है, चलिए कह सकते हैं कि वायु में देखा जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला करके ही 99% हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो जो गैस हैं उनकी प्रतिशत सबसे अधिक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला करके 99% लगभग हो जाता है। ठीक है, बाकी 1% है, बाकी सारे गैस से मिला करके हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है। वायु जो प्रदूषक होते हैं और जो कोहरा होता है उनके संयोग से क्या बनता है। धुंध कोहरा या धूम हिम बनता है या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है क्या बनता है, धुंध कोहरा बनता है। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे, धुंध कोहरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आप इसका ताज़ा और तरीन उदाहरण देख सकते हैं दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में देखेंगे इसी से ज़्यादा ही प्रभावित हुआ है दिल्ली। ठीक है, धुंध कोहरा से, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या होता है, ख़राब होता है। ठीक है, जैसे AQI में मापा जाता है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, इसी गुणवत्ता अगर 50 के आसपास है तो बेहतर माना जाता है, और 50 से जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत ही खतरनाक माना जाता है। आप दिल्ली का देखेंगे कभी कभी तो जब वहाँ पे दिवाली होली वगैरह होता है तो वहाँ पे जो देखेंगे 600 से भी पार कर जाता है। तो सोच देखिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए 50 तक ठीक होता है, इसके ऊपर जैसे जैसे आप जाते हैं खतरनाक लेवल पर पहुँच जाता है वो। ठीक है, तो 600 लेवल तक पहुँच जाता है दिल्ली में कभी कभी। अभी देखेंगे ठंड के मौसम में वहाँ पे लगता है जैसे कि कुहासा है, लेकिन वहाँ पे देखेंगे वायुमंडल में क्या है, यहाँ पे धुंध के साथ साथ देखेंगे यहाँ पे क्या है, वायु जो प्रदूषक होते हैं ना, धूलकण, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसें हैं उस सब का मिश्रण देखने को मिलती हैं, जिसे वायु प्रदूषक भी कहते हैं। तो इसे धुंध कोहरा कहते हैं। तो ध्यान रखना है, AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, वायु गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, जिसकी मात्रा 50 तक होना चाहिए तो सही है। अगर जैसे जैसे इसका ऊपर जाता है तो वो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है या फिर कह सकते हैं हानि है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है वायुमंडल में उपस्थित गैसें जलवाष्प से क्रिया करके कौन से अम्ल बनाती हैं। वह बताना है कि वायुमंडल में उपस्थित जो गैस होती हैं जलवाष्प से क्रिया करके कौन सी अम्ल बनाती हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों बनाता है या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों अम्ल बनता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसी की वजह से देखेंगे कि जो आपका जो ताजमहल है ना, उसका जो देखेंगे सरफेस जो है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, क्षरण होते जा रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे कौन सा रीजन है, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा इसी की वजह से होता है। देखेंगे जलवाष्प में ये वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें होती हैं वो जलवाष्प से मिल करके यही सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है, जिससे ये सब नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है
सवाल है कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। बताना है कि कौन सी गैस ऐसी हैं जो हमारे रुधिर में यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। CO इसका रासायनिक प्रतीक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, आर्गन का AR होता है। आर्गन एक नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है। नोबेल गैस का मतलब होता है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अपनी दुनिया में वो क्या है, अस्तित्व जो उसका स्थायित्व होता है वो प्राप्त कर चुका है ये। ठीक है, मतलब कहने मतलब ये है कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्गन का अगर देखें ऑक्टेट जो पूरा करके देखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आर्गन यहाँ पे क्या है, एक अक्रिय गैस है या फिर कह सकते हैं नोबल गैस है। ठीक है, और ये ग्रुप 18 का तत्व है। ठीक है, कुल मिला के 18 ग्रुप होता है ना, 18 ग्रुप, 1 2 3 4 करके, तो ये 18वां ग्रुप का सदस्य है आर्गन। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी गैसें वैश्विक उष्णन में अपना योगदान देती है। सिंपल सा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी गैसें उसमें योगदान देती हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग में ये तीनों गैसें मदद करती हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है और मीथेन भी है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए। कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण या एक से अधिक या उपरित में से कोई नहीं। देखिए कम उपयोग करेंगे तो मेरा काम नहीं चलने वाला। ठीक है, पुनः उपयोग कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा मूल मंत्र होना चाहिए कि हम चाहे तो कम उपयोग करें अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, अदरवाइज पुनः उपयोग तो करने के लिए तो काम कर ही सकते हैं, पुनः उपयोग कर लें। ठीक है, और पुनः चक्रण भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई नहाने धोने का जो है, बाथरूम वगैरह जो नहाते हैं, उस पानी को हम लोग क्या करें, खेत उत पटाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी पानी को छान करके कुछ और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फिल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। तो ये जल बचाने का हमारा मूल मंत्र ये होना चाहिए कि पानी किसी से कम प्रयोग हो और उसका पुनः चक्रण किया जाए और पुनः उसका उपयोग किया जाए। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं। वायुमंडल के औसत ताप में क्या हो रहा है, निरंतर कंटिन्यू वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, जलवाष्प कहेंगे ना, विश्व उष्णन कहेंगे, बिल्कुल सही है, ओजोन परत नहीं, ये तो क्लियर है। ठीक है, जो समताप मंडल के आसपास देखने को मिलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है जो जल उपयोग के योग्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं। स्वच्छ जल ना, अपशिष्ट जल, हाँ ये अपशिष्ट जल कहते हैं इसे। ठीक है, अपशिष्ट जल को क्या कहते हैं यहाँ पे, जो जल उपयोग के योग्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अपशिष्ट जल कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अपशिष्ट जल को स्रोत नहीं है। बताना है कि कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। गंदा नाला है, ठीक है, बी ऑप्शन छूट गया है यहाँ पे, और उद्योग है, ये भी है, कीचड़ जल ये भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ फिर भी जा सकते हैं अगर ऑप्शन नंबर बी नहीं बताए तो भी, क्योंकि गंदा नाला ये भी अपशिष्ट जल का स्रोत है। ठीक है, अच्छा पूछा है नहीं है ना, अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है, तो कीचड़ जल भी है, उद्योग भी है, गंदा नाला भी है। तो ऐसे भी देखेंगे यहाँ पे ऊपर में से कोई नहीं भी ऑप्शन ई में ही दे रखा है, तो ऑप्शन फिर भी ई ही होगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा अगर इस पर देखेंगे अगर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो इस सवाल में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है, जरा समझने का प्रयास करते हैं। सी यहाँ पे ये वाला घर से शायद यहाँ पे घर होगा। ठीक है, यहाँ पे घर कर लेते हैं, ये घर है। ठीक है, देखिए घर से तो अपशिष्ट जल का स्रोत यहाँ से निकलता ही है, घर से, उद्योग से भी निकलता है, कीचड़ नल जल से भी देखेंगे कि वहाँ से भी देखेंगे इसका एक स्रोत है, सोर्सेस है। लेकिन गंदा नाला से वहाँ पे अपशिष्ट जल तो नहीं निकलता है ना। अपशिष्ट जल जो है वो गंदा नाला से थोड़ी निकलता है, वहाँ तो हम लोग डालते हैं, वहाँ भेजते हैं, वहाँ से निकलता नहीं, वहाँ से खुद तो प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन घर से होता है ना, घर से होता है। देखिए खाना बनाने में बना रहे होते हैं, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था होती है, तो वहाँ से वो कचरा निकलता है, तो वो अपशिष्ट जल के उदाहरण है। ठीक है, उद्योग तो होगा ही, सबसे बड़ा तो आज हमारे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ा समस्या तो ही बना हुआ है उद्योग। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ से अपशिष्ट जल बाहर निकलते हैं, है ना, जिसकी वजह से देखेंगे सारी नदियाँ लगभग प्रदूषित होती जा रही हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नदी नहीं जो इससे बचा हुआ अभी तक है। ठीक है, सारी नदियाँ धीरे धीरे प्रदूषित होती जा रही हैं, तो उद्योग तो खैर सबसे बड़ा इसका कारण है। और कीचड़ जल तो है ही है ना, कोई कीचड़ वाला जल है तो वहाँ से होगा। लेकिन ये गंदा नाला ये यहाँ पे ये अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, गंदा नाला, घर होगा, उद्योग होगा, कीचड़ जल होगा, लेकिन गंदा नाला नहीं है। गंदा नाला तो वहाँ पे सिर्फ गंदा है, वहाँ से हम लोग पानी को प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ से कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा।
क्योंकि सवाल पूछा था कि स्रोत नहीं है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि कौन सी रही है? 210 से 2000 से 2010, 2005 से 2015, 2010 से 2020, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 2005 से लेकर के 2015 के बीच को अंतरिक्ष दशक की अवधि कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों की हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कहने का मतलब है कि ये मेरा वाटर को कुछ है यहाँ पे जमाव है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग जल निकाय में, यानी कि कोई बड़ा सा नदी, कोई समुद्र है, तालाब है, नदियाँ हैं, हम इससे स्रोत से इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से डालने से पहले हम क्या करें, इसमें जो प्रदूषक होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हटा लेंगे, फिल्टर करके चाहे कोई भी विधि से हटाएंगे। और हटाने के बाद हम इस पानी को क्या करेंगे, इस बड़े जल निकाय में हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल की सफाई, शोधन या जल को छानना, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसको कहा जाता है जल की सफाई। ठीक है, जल की सफाई से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? बताना है कि निम्न में से कौन सा मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है। देखिए दो तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, कार्बनिक होती हैं और एक अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं। तो बताना है इसमें कीटनाशक, यूरिया, फॉस्फेट, उपर्युक्त में से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पे अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? तो क्लास 8 का अगर आप किताब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कीटनाशक और यूरिया ये दोनों कार्बनिक अशुद्धियों का उदाहरण है, जबकि फास्फेट देखेंगे कि ये अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है, जबकि कीटनाशक यूरिया में देखेंगे कि ये कार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है। ठीक है, कीटनाशक और यूरिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहा जाता है? प्रदूषित पानी, सीवेज, शुद्ध जल, उपर्युक्त में से एक अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए घरों से, कारखानों से, उद्योगों से यदि हम और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा कोई यूज कर रहा हो, वो उसके द्वारा छोड़े गए जो जल अपशिष्ट जल होते हैं उसे शुद्ध जल तो कभी नहीं कह सकते। ठीक है, प्रदूषित पानी कह सकते हैं। सीवेज क्या है इस बारे में जानना जरूरी है, तो भी इसका आंसर हम लोग दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रदूषित पानी तो आप लोग जान रहे हैं कि जो पानी प्रदूषित होता है उसे प्रदूषित पानी कहेंगे। लेकिन सीवेज क्या है? तो सीवेज एक प्रकार का अपशिष्ट जल होता है जो लोगों के एक समुदाय द्वारा उत्पादित किया गया है। ठीक है, या उत्पादित किया जाता है। इसे आमतौर पर सीवर प्रणाली के माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, सीवेज में घरों और इलाकों में मौजूदा वाणिज्यिक हो गया, संस्थागत हो गया, इनके द्वारा देखेंगे कि यहाँ पे विसर्जित किया जाता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, सीवेज। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा यहाँ पे सीवेज जो होता है ना, वो आमतौर पर एक इमारत की पाइपलाइन या तो सीवर में जाता है जो इसे कहीं और ले जाया जाएगा, या फिर एक ऑन साइड सीवेज सुविधा में आगे इसे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सीवेज होता है, जनरली पाइप के माध्यम से इसे कनेक्ट किया गया रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सीवेज में निहित निलंबित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? वो जो आपका सीवेज था ना, सीवेज, तो इसमें जो निलंबित इसमें अशुद्धियाँ हैं, इसमें जो मिला हुआ अशुद्धियाँ हैं उसे क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं, कीचड़ कहते हैं, ग्रे पानी कहते हैं, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इसमें जो भी होंगे अशुद्धिकरण में जो निलंबित होगा उसे प्रदूषक भी कह सकते हैं, कीचड़ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सीवेज में निहित निलंबित जो अशुद्धियाँ होंगे उसे क्या कहेंगे? प्रदूषक भी कह सकते हैं और साथ में कीचड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ए बी दोनों सही, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? सवाल है अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? सीवेज, सीवरेज, मैनहोल, या उपर्युक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इसे कहते हैं सीवरेज। क्या कहते हैं? सीवरेज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सवाल कह रहा है कि अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? जैसे देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे समझिएगा, जैसे ये पाइप है,
ये पाइप ला करके यहाँ से जोड़ दिया गया है, इधर से पाइप आया है, और इस तरह से जोड़ करके एक जगह जो छोटे छोटे पाइप नेटवर्क, इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, इसे ही कहेंगे सीवरेज। ठीक है, सभी पाइप इस तरह के सब जुड़े होते हैं और एक जगह पर ला जा करके सबको एक जगह ला करके उसको फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो इसी नेटवर्क को कहा जाता है यहाँ पे सीवरेज कहा जाता है। ठीक है, और सिंगल एक लाइन है तो उसे क्या कहेंगे, सिंगल अगर पाइप जुड़ा हुआ है तो सीवेज कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और मेन होल क्या होता है, मेन होल होता है जैसे कि बहुत से सीवेज जहाँ पे होते हैं तो जहाँ से एक होल बना होता है, ठीक है, होल बना होता है जहाँ से हम लोग जाकर के अंदर जाकर के उसको सफाई कर सके, उसे मैन होल कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सीवरेज। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है WWTP अर्थात अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। ठीक है, वेस्ट वाटर। ठीक है, और T4 क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा ट्रीटमेंट। ठीक, क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट। ठीक है, और फिर प्लांट, प्लांट मतलब संयंत्र। ठीक है, का कौन सा भाग बड़ी वस्तुओं जैसे चिथड़े, डंडे आदि को धारण करता है, बार स्क्रीन, कीचड़, अवसादन टैंक, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे बार स्क्रीन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बार स्क्रीन को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है उस स्क्रेपर का नाम क्या है जो अपशिष्ट जल से ठोस पदार्थों को निकालता है, निकालने को क्या कहते हैं, अपशिष्ट जल से ठोस पदार्थों को निकालना क्या कहलाता है, स्कीमर, स्लज, टैंक या एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टैंक तो ऐसे टैंक किसी चीज़ का नाम है, कोई जहाँ पे बहुत सारा टंकी होता है तो टैंक कह रहे हैं यहाँ पे, तो टैंक तो होगा नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्लज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लज। ध्यान रखिएगा, स्लज इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इसको स्लज कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई अपशिष्ट जल है और इसमें देखेंगे छोटे छोटे जो होते हैं ठोस पदार्थ से जो घुल मिले होते हैं, उस चीज़ को छान करके निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्लज कहा जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए अपशिष्ट जल से तैरने योग्य कणों जैसे कि तेल, वसा, ग्रीस आदि को हटाने वाला उपकरण को क्या कहेंगे हम लोग, कीचड़ कहेंगे, बार स्क्रीन कहेंगे या स्कीमर कहेंगे, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऐसे लोग कैसी इस चीज़ को कहते हैं हम लोग, स्कीमर। क्या कहते हैं, स्कीमर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अपशिष्ट जल जिसे तैरने योग्य से जो तेल होता है, वसा होता है, ग्रीस, देखेंगे सब क्या होता है, पानी पर तैर रहा होता है। तो इनको हटाने के लिए हटाने वाला जो उपकरण होता है उस उपकरण का नाम क्या है, उस उपकरण का नाम है स्कीमर। ठीक है, अगला सवाल है वह पेड़ कौन है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अपशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्पो उत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में छोड़ता है। बताना है कि वह पेड़ कौन है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अपशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में छोड़ता है। ये पेड़ है यूकेलिप्टस। ठीक है, कौन सा है, यूकेलिप्टस, जिसे आप लोग लिप्टस भी कहते होंगे। ठीक है, वो मेरी दादी थी एक, तो वो लिप्टस को लिटपट कहती थी कि वो लिटपटवा को हटा दीजिए वहाँ से, है ना। क्यों, क्योंकि उनका कहना था, मानना था ऐसा कि ये पानी को ज़्यादा अवशोषित करती हैं, तो जहाँ पे खेत उत होता है ना उसके आसपास ये चीज़ को नहीं लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ को क्या करता है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा से ऑब्जॉर्व करता है, पानी को खींचता है ना। तो क्या होगा कि आसपास का लेयर पानी का कम हो जाएगा, तो आपको खेती के लिए पानी की ज़रूरत थोड़ा सा कम हो जाएगी, मतलब आवश्यकता जितनी है उतना से पानी का वो कमी हो जाएगी। तो अब क्या चाहते हैं, पानी कमी तो नहीं होना चाहते। तो ऐसे पौधों को कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं उसके आसपास में ये पेड़ यूकेलिप्टस का या लिप्टस का नहीं लगाना चाहिए, और मेरी दादी की भाषा में लिटपटवा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बाकी इसलिए लगाना चाहिए, बाकी जहाँ पर जंगल है, वन है, वहाँ पे जरूर लगाना चाहिए, कि जहाँ पर आसपास से देखने ज़्यादा कचरा है, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा पानी जमाव रहता है, वहाँ पर लगाना चाहिए। ये पानी को अवशोषित करके क्या करता है, वाष्प उत्सर्जन करके पानी को शुद्ध करता है। ठीक है, यूकेलिप्टस के बारे में ये जानना जरूरी था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का चरण है, वातन, क्लोरीनीकरण, निस्यंदन। निस्यंदन मतलब होता है फिल्ट्रेशन करना, फिल्टर करना। ठीक है, तो अब देखेंगे ये तीनों तरीका है अपशिष्ट जल का उपचार करने का, चरण तीनों है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, वातन है, क्लोरीनीकरण है, मतलब इसमें क्लोरीन का एक लिक्विड पाउडर आता है, दूसरा डाल करके पर उसमें जो भी जीवाणु वगैरह होता है उसको मार देते हैं। ठीक है, तो पहले फिल्टर करेंगे, ठीक है, फिर इसमें क्लोरीन डाल कर उसको फ्रेश करेंगे। ठीक है, साफ़ करेंगे। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों से प्रभावित है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों से प्रभावित है, तापमान, जलवायु, जानवर, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों से प्रभावित है। तो याद रखना है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे देखेंगे जलवायु हो चाहे जानवर हो, ये सभी वनों से प्रभावित है। ठीक है, तापमान भी कह सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है वहाँ। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वन पौधा है
निम्नलिखित में से कौन सा वन पौधा है? शीशम, नीम, बांस, उपर्युक्त में से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा पौधा है? शीशम, नीम, बांस, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे सभी वन पौधे हैं यहाँ पे, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं? पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं? पत्तियां, क्राउन, पौधा या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं। तो याद रखना इसको कहते हैं क्राउन। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं, है ना। कैसे याद रखेंगे? इसे क्राउन होता है ना, ताज जिसको कह सकते हैं, ताज, है ना, जो प्रिंसेस या जो प्रिंस होते हैं, राजा रानी जो पहनती हैं क्राउन ऊपर में माथे पे, तो सबसे ऊपर होता है ना ये। तो पेड़ के तने के ऊपर वाला शाखा भाग को क्या कहेंगे? क्राउन ही कहेंगे। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? सागौन, साल, शाही। तो यहाँ पे शाही सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शाही एक देखेंगे कि एक जानवर का नाम है, एक एनिमल का नाम है, बाकी सागौन और साल एक पेड़ का नाम है। अगला सवाल है वनों में सामान्यतः किस प्रकार के पौधे निचली परत का निर्माण करते हैं? घास, लंबे पेड़, झाड़ियाँ, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है झाड़ियाँ जो होती हैं वो देखेंगे निचली परत का निर्माण करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सी बी थोड़ा उल्टा हो गया है, बट यहाँ पे झाड़ियाँ बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी जंगली जानवर कौन सा है? बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जंगली जानवर कौन है? लोमड़ी, शाही, जंगली भैंसा, एक से अधिक होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे शाही देख रहे ना, ये शाही ये एक बहुत ही सबसे छोटा कह सकते हैं जंगली जानवर है, ठीक है। इसका कोशिश करेंगे कि अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम शाही का भी क्वेश्चन कुछ लेकर के आएंगे, तो उसका फोटो के साथ लेकर के आएंगे, तो कि आप लोग देख सकें कि शाही जो होता है कितना अच्छा प्यारा क्यूट छोटा सा होता है ये जंगली जानवर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं? हिमस, पौधे, कीड़े, एक से अधिक में से कोई नहीं। बताना है उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं? ह्यूमस है, पौधा है, कीड़ा है। तो याद रखना है पौधा इसका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे क्या है? सही है, ठीक है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये होमवर्क है पेंडुलम की गति कैसी होती है, आवर्त होती है, वृत्तीय होती है, रैखिक होती है, एक से अधिक होगा, में से कोई नहीं होगा, ठीक है। आप लोग को ये बताना है कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।